साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन का जो आपको मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उनका हम लोग एक सेट लेके आए हैं सोशल साइंस का। यहाँ से आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर का जो सवाल है, 4 से 5 नंबर का सवाल यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल पूछा गया है कि गुजरात का कक्षीय प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है। कक्षीय प्रदेश यानी कि कक्ष जो है गुजरात का एक जिला है, तो ये भूकंप के किस जोन में आता है। ऑप्शन में है जोन 1, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो यहाँ पे जो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जोन 5। जोन 5 में आता है गुजरात का कक्षीय प्रदेश। अब हम लोग जान लेते हैं कि गुजरात में भूकंप कब आया था। तो गुजरात में जो है 2001 में बहुत ही भयानक भूकंप आया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 2001। जान लेते हैं कि भूकंप के अलग अलग जोन के बारे में। तो भूकंप को जो है वो 5 प्रकार के जोन में बांटा गया है। एक होता है जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो यहाँ पे अगर सबसे कम खतरनाक जोन के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा जोन 1, और जोन 5 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जोन 5 में भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही बात कर लेते हैं, भूकंप जब शुरू होती है तो भूकंप में विभिन्न प्रकार की तरंगें निकलती है। तरंगे, इनसे भी सवाल पूछा जाता है। तो उन तरंगों में जो पहले जो तरंगे निकलती है उन्हें हम लोग बोलते हैं पी तरंगे। उसके बाद जो है एस तरंगे निकलती है और फिर एल तरंगे निकलती है, एल तरंगे। तो पी तरंगे जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है, और एस तरंगे उससे कम होती है, और एल तरंगे जो है वो बहुत धीरे धीरे चलती है। तो इनमें जो पी तरंग होता है वो सबसे कम खतरनाक होता है, वहीं जो एल तरंग है जो कि बहुत धीरे धीरे चलती है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर, दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया जो है वो सवाल का सही आंसर है। हम लोग जान लेते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया, यानी इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने क्या कराया था, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि हिंदू मंदिर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, ये चीज आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में पूछा गया है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण बेसिकली क्या होता है, यानी छपाने का कला, यानी छपाई का जो कला होता है उसे हम लोग मुद्रण कला कहते हैं। तो मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन से। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, यानी चीन से जो है मुद्रण कला की शुरुआत हुई थी। लेकिन वही बात कर लेते हैं कि मुद्रण कला का आविष्कार किया किसने था। तो उस व्यक्ति का नाम है गुटेनबर्ग ने क्या किया था, गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था। यहां से भी आपको सवाल पूछ सकता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल है कि मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में राजा राम मोहन रॉय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मनमोहन घोष, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, मिरातुल अखबार का जो है स्थापना किया था, यानी उसके जो है संस्थापक थे। तो जान लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो इन्होंने कई अखबार लिखे, उनमें से एक मिरातुल अखबार है, एक दूसरा है संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। अगर आपको सवाल ये भी पूछे कि मिरातुल अखबार की भाषा क्या थी, तो मिरातुल अखबार की जो भाषा है वो फारसी है। क्या भाषा है, फारसी। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, जो कि आपको याद रखना है। और संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन रॉय की ये पहली अखबार थी, और इसका जो भाषा है वो हो जाएगा बंगला। क्या हो जाएगा, बंगला भाषा में संवाद कौमुदी को उन्होंने लिखा था। वहीं बात कर लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज में फैली विभिन्न बुराइयों को जो है मिटाने का काम किया था। उसमें जो एक बुराई है वो है सती प्रथा का अंत, यानी सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राम मोहन रॉय का काफी ज्यादा योगदान है। इन्होंने क्या किया था, भारत के जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था
1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का जो है प्रतिबंध लगाया था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ से सवाल एक और भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक है वो भी राजा राम मोहन रॉय ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो हम लोग बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार कानून की। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2002, 2005, 2008 या 2010। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 2005 हो जाएगा। 2005 में जो है कानून लागू हुआ था। लेकिन वही बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत यानी सूचना के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 में हुई थी। 1990 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लोग आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये इसकी शुरुआत 1990 में हुई। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य से हुई थी। तो ये भारत के राजस्थान राज्य से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, भारत के राजस्थान राज्य से। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो नेपाल के साथ जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार भी जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार के 7 जिले जो हैं, 7 जिले वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो कि पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 7 नंबर में पूछा गया है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में छात्र आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1974 ईस्वी में। यहाँ इस आंदोलन की शुरुआत का जो मुख्य कारण था वो था कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसमें शिक्षा में सुधार करने के लिए भी इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व जो करने वाला था वो था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इस जयप्रकाश नारायण को हम लोग जो है प्यार से लोक नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक नायक भी कहा जाता है। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1974 में, इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और ये दिल्ली तक पहुंची थी, दिल्ली तक, जो कि काफ़ी बड़ा आंदोलन हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में हम लोग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। तो हमें पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के जो है किसे कहा जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो कृषि कार्य आता है। क्या आता है, कृषि कार्य। द्वितीयक में जो आता है वो उद्योग आता है। क्या आता है, उद्योग। और वहीं तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि आएगा। यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। यहाँ से और भी सवाल बनता है कि यहाँ भारतीय जीडीपी में जो है वो किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। यानी सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है जीडीपी में। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो बेसिकली गरीबी की कुचक्र की जो धारणा है, यानी इसमें कहा गया है कि गरीबी जो है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। तो ये एक गरीबी का जो है क्या हो गया, कुचक्र हो गया, यानी इसका बुरा प्रभाव हो गया। गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो ऐसा जो है किसने कहा था। तो अल्फ्रेड मार्शल, किन्स या पीयू या रेगनर नक्स। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा रेगनर नक्स। ऑप्शन डी, रेगनर नक्स ने ही जो है गरीबी के कुचक्र की धारणा दी थी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935, 1949, 1950 या 1955। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1935। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है 1935 ईस्वी में आरबीआई, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसे हम लोग केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वहीं हम लोग जान लेते हैं व्यावसायिक बैंकों के बारे में। व्यावसायिक बैंकों से भी सवाल आपको पूछा जाता है। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो अभी
कुल जो है 19 है। कितने हैं? 19 है। उनमें से 14 व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। लेकिन उनमें से एक बैंक जो है उसको मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज करने के बाद जो कुल बैंक अभी जो है बचे हैं, जो अभी बैंक बचे हैं वो कितने बैंक हैं? वो टोटल जो है 19 बैंक बचे हैं, व्यावसायिक बैंक। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में चलते हैं तो अगला सवाल जो है पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क, क्योटो। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। हम लोग जान लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो जो है अब तक जो है कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। आपको याद कैसे रखना है? तो आपको ये एक ट्रिक याद रखना है, रियो न्यूज आपको याद रखना है। रियो से क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो हो जाएगा। और न्यू से जो हो जाएगा, न्यू से न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। और जो से हो जाएगा क्या? जोहान्सबर्ग। ये आपको याद रखना है। 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। तो जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, वो हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। डेट भी आपको पूछ सकता है, याद रखना है। दूसरा जो हुआ था न्यूयॉर्क में, वो इसके जस्ट 5 साल बाद हुआ था, यानी 1997 में है, न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसके 5 साल बाद हुआ था जोहान्सबर्ग में, जो हुआ था 2002 में। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित नहीं है। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कौन जो है कृषि आधारित नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ पे देख रहे होंगे सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। यानी इसमें सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है, वो कच्चा माल जो होता है वो होता है चूना पत्थर, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसका खनन करते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, तो ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे उस समय जो है भारत के वायसराय। हम लोग जान लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दांडी मार्च से। कौन से मार्च से? दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है एक पैदल यात्रा था, जो अहमदाबाद से कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। अहमदाबाद से दांडी तक चला था। और इस आंदोलन में क्या किया था महात्मा गांधी? दांडी पहुंच करके नमक बनाए थे और नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। तो उसी समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर में कि चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 1920, 1922, 1930 या 1942? चलिए आप जवाब दीजिए। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1922। तो इसका अगर पूरा डेट हम लोग देखें तो होगा 5 फरवरी 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड बेसिकली हुआ था एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटना हुआ था। क्या हुआ था कि यहाँ पे भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेज पुलिस वालों को जो है 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक घटना हुआ था। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस ले लिया था, यानी समाप्त कर दिया था। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का समाप्ति का क्या कारण है? तो हो जाएगा चौरी चौरा कांड। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था जर्मनी, फ्रांस, रूस या भारत? तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा रूस। आपको ही पता होगा कि रूस में क्रांति हुई थी और इसी क्रांति का परिणाम है कि रूस में क्या हुआ था? समाजवाद का स्थापना हुआ था। विश्व में पहला जो समाजवादी देश है वो रूस को ही माना जाता है। और समाजवाद का जो जनक कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। इनका काफी ज्यादा योगदान था समाजवाद को जो है विकसित करने के लिए। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे फ्रांसीसी, डच,
ब्रिटिश या पुर्तगाली? तो हिंद चीन जो पहुंचने वाले जो व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली, यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम लोग जान लेते हैं हिंद चीन के बारे में। तो हिंद चीन आप समझ रहे हैं कि इंडिया और चीन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंद चीन जो है वो वियतनाम जो देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मिलाकर जो है हिंद चीन कहा जाता है, हिंद चीन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है चीन आपको दिख रहा है, इसका चीन से कोई संबंध नहीं है। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। वहीं अगर भारत की बात करें कि भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पुर्तगाली में कौन था? 1498 ईस्वी में हमारे भारत में कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा कहाँ आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे। और केरल के कालीकट में उस समय जो वहाँ का स्थानीय राजा था वो था राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने क्या किया था? राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से के केलप्पन, खान अब्दुल गफ्फार खान, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, या सी राजगोपालाचारी? तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आपको याद रखना है। तो सीमांत गांधी जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलोंग, शिव समुद्रम, दार्जिलिंग या अगरतला? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, ऑप्शन सी। दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो भारत की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस। लेकिन हम लोग कोयले के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कोयले के प्रकार के बारे में, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे जो बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है और बिटुमिनस जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली बार जो है कोयला कहाँ से निकाला गया था? सबसे पहली बार कोयला कहाँ से निकाला गया था? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा रानीगंज से निकाला गया था। और सवाल ये भी बनता है कि भारत का सबसे अधिक जो है कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा झारखंड। ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल है हम लोग का। सवाल है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या केरल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केरल। मोपला विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोपला विद्रोह बेसिकली क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था, तो जो केरल के लोगों ने किया था। केरल के मालाबार तट पर ये हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार तट में हुआ था और केरल के लोगों ने किया था। कब हुआ था ये आंदोलन? तो ये आपको याद रखना है कि 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से भी आपको सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ तक जो है हमारे 20 सवाल पूरे हुए। और इसी तरह से हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो सीरीज़ हर दिन लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।